बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज की खबर की शुरुआत करते हैं कि बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच बिहार सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत दी है। इससे बिहार के जमीन मालिकों को जमीन के कागजात के लिए ज्यादा भाग दौड़ करनी नहीं पड़ेगी और 72 घंटे के अंदर जमीन के सभी तरीके के कागजात मिल जाएंगे। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के कागजात ऑनलाइन देने की समय सीमा तय कर दी है। ये समय सीमा 72 घंटे का है। यानी कि बिहार में जमीन मालिकों को 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन के माध्यम से जमीन के कागजात मिल जाएंगे। आपको बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 7 बड़े अधिकारियों जो कि सहायक निदेशक या फिर उप निदेशक स्तर के हैं, उनको इन कागजातों को सत्यापित करने का काम सौंपा गया है। ये व्यवस्था जल्द ही पूरी तरह से काम करने लगेगी, जिससे बिहार के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। दरअसल बिहार में जमीन से जुड़े हुए लगभग 28 से 30 करोड़ राजस्व दस्तावेज हैं, जहाँ इनमें से आधे से ज्यादा का डिजिटलाइजेशन और फिर स्कैनिंग हो चुकी है। बिहार में 72 घंटे के अंदर खतियान जमाबंदी समेत 25 तरीके के राजस्व दस्तावेजों के डिजिटल हस्ताक्षर की कॉपी दी जाएगी। दोस्तों बिहार में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और फिर कई जिलों में कोहरे की चादर बिछने लगी है। छठ महापर्व के दौरान तापमान में गिरावट और ठंड में वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के उत्तरी हिस्सों में सुबह और फिर शाम के समय ठंड अधिक महसूस की जा सकती है। आपको बता दूं कि राजधानी पटना में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जैसे जिलों में सुबह के समय गहरा कोहरा देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ऐसे में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने से किसानों के लिए गेहूं और फिर चने की बुआई का सही समय माना जा रहा है। सर्दियों की फसलें अब बुआई के लिए तैयार हैं और ठंड का मौसम खेतों के लिए अनुकूल है। इसके अलावा उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों में तापमान गिरने के साथ ही ठंड अधिक महसूस की जा रही है। छठ महापर्व पर सुबह और फिर शाम की पूजा के समय ठंड से बचाव के उपाय करना अनावश्यक है। आने वाले दिनों में मौसम में और ठंड बढ़ने की संभावना है, जिससे छठ व्रतियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। जब कुल मिलाकर के बताया जाए तो बिहार में ठंड का असर बढ़ रहा है और फिर कोहरे की चादर कई जिलों में बिछने लगी है। साथ ही लोगों को सेहतमंद रखने की सलाह दी गई है। दोस्तों जैसे ही दीपावली का उल्लास खत्म होता है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की फिजाओं में एक खास आवाज गूंजने लगती है, जहां ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा की होती है। ये संकेत होता है छठ पूजा के शुभ आगमन का, जो इन इलाकों का एक महत्वपूर्ण और श्रद्धा से जुड़ा हुआ त्योहार है। यह शारदा सिन्हा, जिसे स्वर कोकिला और फिर बिहार की लता मंगेशकर कहा जाता है, उनके अनूठे लोकगीत हर साल छठ का माहौल और भी भावुक बना देती है। लेकिन इस बार शारदा सिन्हा अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी, जो कि हार गई है। 72 वर्षीय महान गायिका माइलोमा कैंसर से जूझ रही थी। वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन हो चुका है। उनका जीवन और उनके गीतों का अमूल्य खजाना लाखों लोगों के दिलों पर बसा हुआ है। जब उनके चाहने वालों के मन में अब एक सवाल उठ रहा है कि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा। जब बिहार के समस्तीपुर जिले में जन्मी शारदा सिन्हा ने बचपन से ही अपनी मधुर आवाज के कारण लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी। जब बड़े से लाल बिंदी, सिंदूर से सजी मांग और फिर चश्मा पहने उनकी छवि हर संगीत प्रेमी के दिल में बसी हुई है। शारदा सिन्हा ने अपने कैरियर के अधिकतर लोकगीत ही गाए हैं, जो कि आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। शारदा सिन्हा की संपत्ति को लेकर के कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास 20 से 50 लाख डॉलर यानी कि 16 से 42 करोड़ रुपए की संपत्ति है। शारदा सिन्हा के परिवार में उनके 2 बच्चे हैं, जब बेटा अंशुमान सिन्हा और फिर बेटी वंदना, जहाँ उनके वारिस के रूप में इन दोनों का नाम सामने आता है, लेकिन इस पर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह शारदा सिन्हा का नाम बिहार और फिर भारत के पारंपरिक लोक गीतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा गाए गए छठ गीत बिहार समेत दुनिया के कई हिस्सों में बसे भारतीयों के दिलों में बसे हुए हैं। हाल ही में उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने दिल्ली एम्स से छठ गीत दुखुआ मिटाई छैया छठी मैया रिलीज किया था। छठ पूजा के गीतों के अलावा शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी आवाज दी है। दोस्तों जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के विधानसभा की 4 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में सभी स्थापित दलों का पसीना छुड़ा दिया है। तरारी को अगर छोड़ दे तो फिर जहां सीधी लड़ाई माले और फिर बीजेपी के बीच है, तो फिर बाकी 3 सीटों बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में जनसुराज ने महागठबंधन और एनडीए दोनों दलों की मुश्किलें बाधा कर दी है। बेलागंज में प्रशांत किशोर की वजह से आरजेडी का राजनीतिक किला 30 साल बाद ध्वस्त हो सकता है। जेडीयू उम्मीदवार को जीत मिल सकती है। इसी तरह से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज की वजह से ही आरजेडी का किला ढह
सकता है। फिर भी प्रशांत किशोर आरजेडी का साथ देने को तैयार हैं। जब प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव का साथ देने को तैयार हैं, लेकिन एक ही शर्त पर। शर्त बहुत मुश्किल है। लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे तेजस्वी की जगह किसी दूसरे को अपनी पार्टी का नेता बनाना होगा। जब प्रशांत किशोर अपनी हर सभा में ये ऐलान कर रहे हैं कि वे लालू यादव के दल का साथ देने को तैयार हैं, बशर्ते लालू जी अपने दल का नेता बदल दें। जब प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि लालू यादव अपने समाज के किसी भी काबिल आदमी को पार्टी का नेता बनाए, तो फिर जनसुराज के साथ उनके समर्थन में वो खड़े हो जाएंगे। सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव की जगह किसी दूसरे यादव को नेता बना देंगे तो यादव समाज उसे अपना नेता स्वीकार कर लेंगे। जब प्रशांत किशोर का कहना है कि मुसलमानों को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं है, इसलिए लालटेन में केरोसिन तेल की तरह जल रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये समझा रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय अपने रहनुमाओं को नहीं समझता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब 2014 में नीतीश कुमार ने मोदी का विरोध करते हुए भाजपा का साथ छोड़ दिया था, तब मुस्लिम समुदाय ने नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं बनाया था। या आपने उस समय राजद पर भरोसा किया था, जबकि पिछले 35 सालों में आप सिर्फ लालटेन में केरोसिन तेल की तरह जल रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। उसी तरह आज आप दुविधा में हैं कि प्रशांत किशोर पर कैसे भरोसा करें। दोस्तों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सतीश कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्वारा छठ महापर्व को लेकर के यात्री सुविधा एवं सुरक्षा सहित अन्य तैयारियों की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रपाल सिंह एवं प्रमुख विभागीय अध्यक्ष शामिल हुए। समीक्षा बैठक में अध्यक्ष ने बताया है कि 8 नवंबर से 22 नवंबर तक इस साल लंबी दूरी की 446 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पिछले साल इसी अवधि में 369 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया था। यह 8 नवंबर को बरौनी, दरभंगा, दानापुर, गया, जयनगर, मुजफ्फरपुर, पटना, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर और फिर अन्य स्टेशनों से 35 स्पेशल ट्रेन देश के अलग अलग महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए चलाई जाएगी। इसके अलावा पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ साथ ही ट्रेन के आवागमन की जानकारी सहज उपलब्ध हो सके, इसके लिए स्टेशनों पर निरंतर उद्घोषणा की जा रही है। दोस्तों, सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा लोगों को अब मिलने लगेगा, क्योंकि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, बयान दे दिया है। आपको बता दो कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव इन दिनों झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीते मंगलवार को उन्होंने चुनाव प्रचार करने के दौरान पप्पू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव के ऐलान से उन लोगों की उम्मीद जगी है जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार में पैसा निवेश किया था। जब झारखंड में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक कार्यक्रम में लोगों से कहा कि जब तक सहारा इंडिया के 3 करोड़ लोगों का पूंजी निवेश वाला 3 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार वापस नहीं करेगी, तब तक पप्पू यादव सदन नहीं चलने देगा। ये मैं वादा करता हूँ। मैं हेमंत भाई से कहना चाहूंगा कि आप मोदी जी और फिर अमित शाह के भरोसे मत रहिए। पप्पू यादव ने कहा कि सहारा इंडिया की जितनी संपत्ति है उसको आप नीलाम कीजिए, 3 करोड़ झारखंड की गरीब जनता को पैसा लौटा दीजिए। जब पप्पू यादव ने कहा कि जब चुनाव आता है तब ये लोग प्रचार करते हैं और वादा करते हैं। केंद्र पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 11 सालों से कहां थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहां थे, ये पहले बताइए। मोदी सरकार पर हमला करते हुए पप्पू यादव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि आप लोग बताइए कि आपके जेब में 6000 रुपए क्यों नहीं है। दरअसल पप्पू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ शाहदेव के चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। अजय नाथ शाहदेव को कांग्रेस ने हटिया सीट से टिकट दिया है और इन्हीं के लिए प्रचार करने पहुंचे पप्पू यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। बटेंगे तो कटेंगे, ये मवालियों की भाषा है और बीजेपी देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नेताओं के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बटेंगे कटेंगे ये तो मवालियों की भाषा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो देश के अमन और चैन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश अगर जुड़ा रहेगा तभी तरक्की करेगा और महान बनेगा। तेजस्वी यादव ने एक चैनल से इंटरव्यू में आरोप लगाया है कि बीजेपी नीति एनडीए की सरकार ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया है। ये लोग पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, रोजगार और फिर गरीब के बारे में बात नहीं करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे नारे को तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेताओं की नकारात्मक सोच करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जहर फैलाने वाली बात कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे की जगह जुटेंगे या जुड़ेंगे कहना चाहिए। जब जुटेंगे तभी अमन चैन रहेगा, देश तरक्की करेगा और महान बनेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि तोड़ना, नफरत फैलाना, कटना, बटना ये सब मवालियों
की भाषा है, जब देश टूटेगा तो फिर सबको नुकसान होगा। जब बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जंगल राज की परिभाषा होनी चाहिए। जंगल राज का आकलन आंकड़ों से होता है। आंकड़े ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ गलत काम हो रहा है, अपहरण हो रही है, लोगों की जान जा रही है, बैंक लूट के अपराध हो रहे हैं। जब पुलिस की जांच सही नहीं हो पाती है, अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, पुलिस अगर अपराधियों को अदालत तक लेकर भी चले जाती है तो फिर उन्हें सजा नहीं दिला पाती है। यह सरकार की विफलता है। बिहार में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल गया है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की क्रांति होने जा रही है। पीएमसीएच को एशिया के दूसरे बड़े अस्पताल के रूप में तैयार किया जा रहा है। राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दूं कि जेपी नड्डा झारखंड में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत जैसी पहलों के प्रभावशाली परिणामों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्चों में काफी कमी आई है। उन्होंने कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा की है, जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगा। उन्होंने बीजेएमएफ की वैज्ञानिक शोध में रिसर्च में प्रतिबद्धता की भी सराहना की है और इन अध्ययनों के निष्कर्षों को सरकार द्वारा खुले दिल से अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2014 में 51,000 मेडिकल सीटें थी, जो अब बढ़ करके अब 1,15,412 हो चुकी है, यानी कि 125 की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें और जोड़ी जाएगी। दोस्तों, आप देश के सबसे अमीर शख्स के बारे में तो जानते होंगे, दुनिया के सबसे अमीर शख्स के बारे में भी जानते हैं, लेकिन क्या आप बिहार के सबसे अमीर शख्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको भी बताएंगे ना। अभी हम आपको बिहार के 5 सबसे अमीर शख्स के बारे में बताएंगे और उनकी संपत्ति के बारे में बताएंगे। संपत्ति को जान करके आपके बेहोश उड़ जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में कई ऐसे प्रमुख व्यवसायी और फिर उद्योगपति हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। हालांकि इन आंकड़ों के बारे में सटीक जानकारी समय के साथ बदलती रहती है, फिर भी कुछ प्रमुख नाम सामने आते हैं जिनकी संपत्ति काफी अधिक है। जब बिहार के 5 सबसे अमीर शख्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसको जानकर के आपका होश उड़ जाएगा। नंबर 1, अनिल अग्रवाल। इनकी संपत्ति $4 बिलियन है, लगभग 3,280 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपको बता दूं कि अनिल अग्रवाल का जन्म 1954 में बिहार के पटना में हुआ था। वे वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वे वॉलकॉन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वेदांता रिसोर्सेज को नियंत्रित करते हैं, जो एक होल्डिंग कंपनी है। अनिल अग्रवाल का जीवन एक प्रेरणा है, जिन्होंने बिहार के छोटे से गांव से लंदन स्टॉक एक्सचेंज तक का सफर किया है। दूसरे नंबर पर रविंद्र किशोर सिन्हा। इनकी संपत्ति $5 बिलियन यानी कि 41,000 करोड़ रुपए, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। रविंद्र किशोर सिन्हा ने 1985 में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी कि SIS की स्थापना की। ये अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी है। वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और फिर राज्यसभा सदस्य भी हैं। उनकी यात्रा 250 रुपए से शुरू होकर के एक विशाल कारोबार की ओर बढ़ी है। आपको बता दो कि रविंद्र किशोर सिन्हा को शॉर्ट फॉर्म में RK सिन्हा भी बोला जाता है, जी हाँ, जिनकी संपत्ति 41,000 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर है संप्रदा सिंह। इनकी संपत्ति $3.3 बिलियन लगभग 26,000 करोड़ रुपए है। संप्रदा सिंह का जन्म 1925 में बिहार के जहानाबाद में हुआ था। उन्होंने 1973 में अल्केन लेबोरेटरीज की स्थापना की थी। ये एक प्रमुख दवा निर्माता कंपनी है जिनका संचालन कई देशों में हो रहा है। उनके निधन के बाद भी उनका परिवार इस कंपनी का संचालन कर रहे हैं। चौथे नंबर पर संजय के झा। इनकी संपत्ति $3 मिलियन है, लगभग 25 करोड़। संजय झा का जन्म 1963 में हुआ था। वे क्वालकॉम इंक के CEO और फिर ग्रुप प्रेसिडेंट है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BS और फिर PhD की डिग्री प्राप्त की है। जब उनका नाम तकनीकी क्षेत्र में एक बड़े नाम के रूप में लिया जाता है और वे क्वालकॉम के प्रमुख कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवा है सुब्रत राय। इनकी संपत्ति $1 मिलियन लगभग 8,300 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपको बता दें कि सुब्रत राय का जन्म बिहार के अररिया जिले में 1948 में हुआ था। उन्होंने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। सहारा समूह एक बहु उद्योग व्यवसाय है जिसमें वित्त सेवा, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन बीमा, ई-कॉमर्स और बुनियादी ढांचा शामिल है। सुब्रत राय ने अपनी किताबों और फिर व्यापार दर्शन से सभी को लोगों को प्रेरित किया है। पांचवा है नवीन अग्रवाल। इनकी संपत्ति 11,043 करोड़। नवीन अग्रवाल जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के उपाध्यक्ष और फिर अनिल अग्रवाल के भाई हैं। वेदांता समूह के कई प्रमुख व्यवसायों में ये शामिल है। जब वे कोका-कोला रिसोर्सेज PLC के भी अध्यक्ष हैं और फिर उनकी संपत्ति भी काफी बड़ी है।
दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक फर्जी डॉक्टर की वजह से एक गर्भवती महिला की जान चली गई। बिना किसी डिग्री के आरोपी झोलाछाप डॉक्टर एक शानदार क्लिनिक खोल करके गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन कर रहा था। जब गरीब परिवार की महिलाएं उनके झांसे में आकर के अस्पताल में भर्ती होने लगी। आरोप है कि डॉक्टर मोबाइल पर यूट्यूब वीडियो देख करके ऑपरेशन कर रहे थे। जी हाँ, इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को एक महिला की जान चली गई। फिलहाल मुख्य आरोपी फर्जी डॉक्टर और उसके अन्य साथी फरार है, जब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला बेगूसराय जिले के खुदावंदपुर प्रखंड का है। यहाँ मुख्यालय के पास राजनंदनी क्लिनिक नाम से एक झोलाछाप डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक खोल रखा था। अस्पताल में इलाके के नामी डॉक्टर की तस्वीर लगा करके उसने दावा किया कि ये रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। इसे देख करके चेरिया बरियारपुर प्रखंड के तहत आने वाले अर्जुन टोल गाँव के 30 वर्षीय अमृत कुमारी को उसके परिजनों ने 2 नवंबर को भर्ती कराया। इसके बाद इलाज के दौरान अमृता की जान चली गई। ये घटना खुदावंदपुर प्रखंड मुख्यालय थाना और फिर प्रखंड अस्पताल के सामने घटित हुई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को 24 अक्टूबर को लीगल नोटिस भेजा था। नीरज कुमार से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के साथ साथ 12 करोड़ की अधिक कंपनसेशन की बात कही थी। अब नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के लीगल नोटिस का जवाब भेज दिया है। नीरज कुमार ने अपने जवाब में कहा कि तेजस्वी यादव 2 हफ्ते में इस लीगल नोटिस को वापस ले और सार्वजनिक माफी मांगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तब कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी नीरज कुमार ने दी है। नीरज कुमार ने अपने एडवोकेट के जरिए तेजस्वी यादव के लीगल नोटिस का जवाब भेजा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार का तेजस्वी यादव ने दबाने की कोशिश की है। दरअसल वेतन घोटाले का आरोप लगाने वाले जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को तेजस्वी यादव ने 12 करोड़ 10 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया था। लॉ फॉर्म के जरिए ये लीगल नोटिस जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को भेजा गया था। जेडीयू नेता के इस बयान को लेकर के तेजस्वी यादव ने 10 दिनों के भीतर 12 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था, साथ ही सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगने की बात कही थी। आपको बता दूं कि 21 अक्टूबर को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला किया है और तेजस्वी यादव वेतन घोटाला कर रहे हैं। दोस्तों, नीतीश सरकार के एक अधिकारी ने भाजपा सांसद को आईना दिखा दिया और कहा कि जिस जगह का आपने विरोध किया था वहीं पर एम्स बन रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को करने जा रहे हैं। जैन की तैयारी की जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया है। उसी कड़ी में बुधवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त स्वास्थ्य सचिव संजय सिंह और फिर डायरेक्टर डॉक्टर माधवंदन कार, दरभंगा के भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित जिला के तमाम आला अधिकारी के साथ सोबन स्थित एम्स निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। डीएमसीएच परिसर में एम्स निर्माण की बात की थी। निरीक्षण के दौरान बातों में ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर को आईना दिखाते हुए कहा कि मैं शुरू से ही सोबन स्थित एम्स निर्माण स्थल का समर्थन कर रहा था, लेकिन आप ही लगातार इस स्थल का विरोध कर रहे थे और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में एम्स निर्माण की बात कर रहे थे। जैसे ही प्रत्यय अमृत ने ये बात कही, वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने मजा लेते हुए खूब ठहाके लगाए। जब उस वक्त सांसद ना चाहते हुए भी साथी का साथ देते हुए ठहाके लगाए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की 5 टीमें बनाई थी। जहां राजनीतिक गलियारों में इसे नीतीश कुमार की चुनावी सेना कहा जा रहा था, जिसकी अगुवाई जेडीयू के वरिष्ठ नेता कर रहे थे। जब टीम में कई वरिष्ठ और फिर अनुभवी नेताओं को जगह मिली थी, लेकिन जैसे ही लिस्ट जारी हुई वैसे ही कई नेताओं की नाराजगी की खबरें अंदर खाने से आने लगी थी। इसकी वजह से जेडीयू में हलचल तेज हो रही थी। इसे देखते हुए 2 और टीमों की घोषणा की गई, जिसमें कई नाराज नेताओं को शामिल कर लिया गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने 2 और टीम उसमें शामिल सदस्यों की लिस्ट जारी करते हुए लिखा कि विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के निमित्त बिहार जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की संशोधित लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में जिनके नाम सामने आए हैं, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये नाराज चल रहे थे। नई संशोधित लिस्ट को देख करके ऊपर तो लगता है कि माने तो कुछ नेताओं को 2 टीम बना करके शामिल किया गया, लेकिन इस लिस्ट के जारी होने के पीछे की कहानी कुछ और है। सूत्र
सूत्र बता रहे हैं कि नाराजगी इस कदर थी कि जिन नेताओं को जगह नहीं मिली थी उन नेताओं ने अपनी बात जदयू के शीर्ष नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी थी। जब मामले की गंभीरता को देखते हुए नीतीश कुमार और जदयू के शीर्ष नेताओं ने समय की नजाकत को भांपते हुए फैसला किया है कि मामला ज्यादा ना फंसे। जदयू का मानना है कि नाराज नेताओं को टीम में शामिल कर लेने भर से माहौल बदल जाएगा और जदयू चुनावी तैयारियों में जोर शोर से जुट जाएगा। दोस्तों, बिहार की स्वर कोकिला और फिर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात निधन हो गया। जहां मल्टीपल मायोलोमा से जूझ रही शारदा सिन्हा को कुछ दिन पहले इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान ही उनकी जान चली गई। छठ पूजा के गीतों के लिए मशहूर लोक गायिका ने छठ पर्व के दौरान ही अपनी आखिरी सांस ली। शारदा सिन्हा को पद्मश्री और फिर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि इसी साल सितंबर महीने में ही शारदा सिन्हा के पति डॉक्टर ब्रजेश भूषण सिन्हा के निधन की खबर सामने आई थी। वहीं पर अब 2 महीने से कम समय में ही उनका दुनिया से चले जाना परिवार के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। शारदा सिन्हा के पति ब्रजेश कुमार सिन्हा शिक्षा विभाग में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर के पद पर रिटायर हुए थे। घर में गिरने की वजह से उनके सिर में चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 22 सितंबर को ब्रज भूषण सिन्हा का निधन हो गया था और अब शारदा सिन्हा भी इस दुनिया से चली गई है। दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा बैंक ग्रामीण बैंक होगा। बिहार के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आपसी विलय के लिए राज्य के अधिकतम व्यापार वाले ग्रामीण बैंकों में दूसरे ग्रामीण बैंक के विलय और फिर राज्य मुख्यालय में प्रधान कार्यालय रखने का निर्देश दिया है। इसके तहत उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा प्रायोजित है, इसका विलय पंजाब नेशनल बैंक की ओर से प्रायोजित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ होगा और फिर प्रधान कार्यालय पटना में रहेगा। इससे एकीकृत बिहार राज्य ग्रामीण बैंक सूबे का सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा और फिर ये सभी 38 जिलों में संचालित होगा। दोस्तों, भारत में पैतृक संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, जबकि दादा की व्यक्तिगत कमाई हुई संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं बनता है। इस कानूनी जानकारी से परिवारों को संपत्ति विवादों में स्पष्टता मिल सकती है और फिर अनावश्यक कानूनी उलझनों से बचा जा सकता है। आपको बता दूं कि भारत में संपत्ति के बंटवारे का सवाल बहुत पुराना और संवेदनशील है। खास करके जब बात पैतृक संपत्ति की आती है तो फिर परिवारों में अक्सर विवाद पैदा हो जाते हैं। कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि दादा की संपत्ति पर पोते का हक कितना होता है। अभी हम आपको इसी मुद्दे को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप कानूनी अधिकारों को बेहतर तरीके से जान सके और फिर अनावश्यक विवादों से बच सके। आपको बता दूं कि पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने आप हस्तांतरित होती है, जैसे कि परदादा से दादा को मिली, दादा से पिता को मिली और पिता से पुत्र तक पहुंची। इस तरीके की संपत्ति पर परिवार के सभी पुरुष सदस्यों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। भारतीय कानून के अनुसार यदि ये संपत्ति पैतृक है तो पोते का जन्म से ही इस पर अधिकार हो जाता है। इसमें किसी तरीके की वसीयत या फिर अन्य दस्तावेजी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। कानून के अनुसार पैतृक संपत्ति पर पोते का अधिकार जन्मसिद्ध होता है। इसका मतलब है कि अगर संपत्ति आपके परदादा से आपके दादा को मिली थी और फिर आपके पिता को मिली तो फिर इस पर पोते का स्वाभाविक अधिकार होता है। इस प्रकार की संपत्ति का बंटवारा सभी योग्य सदस्यों में समान रूप से किया जा सकता है और इसमें किसी तरीके की कानूनी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा पारिवारिक रिवाजों के अनुसार किया जा सकता है जहां और इसमें सभी का समान हक होता है। हालांकि यदि संपत्ति आपके दादा की व्यक्तिगत मेहनत और फिर आय से अर्जित की गई है तो इस पर पोते का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार की संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति कहा जाता है और इसके संबंध में दादा को पूर्ण अधिकार होता है कि वे इसे किसे सौंपना चाहते हैं। दादा इस संपत्ति का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं और वे इसे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के नाम पर वसीयत कर सकते हैं। इस प्रकार की संपत्ति का हस्तांतरण परिवार की अगली पीढ़ी में तभी संभव होता है जब दादा ने इसके लिए वसीयत तैयार की हो या फिर अपनी इच्छा से इसे अगली पीढ़ी को देना हो। दोस्तों, बिहार के कई शहरों से होकर के नई रेल लाइन गुजरेगी। आपको बता दूं कि इसको लेकर के भूमि अधिग्रहण का काम होगा जिससे किसान भी मालामाल हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर दरभंगा नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रुड़की की एक निजी एजेंसी ने 67 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इस नई रेलवे लाइन पर 10 नए रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। इस रेलवे प्रोजेक्ट को 2007-8 में मंजूरी दी गई थी, जहाँ उस
समय इसकी लागत 495 करोड़ रुपए बताई गई थी। 2012 में रेलवे बोर्ड की नई पॉलिसी आने के बाद परियोजना का काम रोक दिया गया। साल 2023 में इस परियोजना के लिए 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। ये रेल लाइन बन जाने से दरभंगा से मुजफ्फरपुर के बीच की दूरी 24 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये लाइन बनने के बाद कम समय में मुजफ्फरपुर से दरभंगा पहुंच सकेंगे। जब पूरे प्रोजेक्ट की लागत 2514 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस रूट में 27 क्रॉसिंग और फिर 6 रेलवे ब्रिज भी प्रस्तावित है। फिलहाल मुजफ्फरपुर से वाया समस्तीपुर होते हुए दरभंगा की दूरी करीब 91 किलोमीटर है, जबकि दरभंगा सीतामढ़ी होते होकर मुजफ्फरपुर जंक्शन की दूरी करीब 133 किलोमीटर है। जो फिलहाल मुजफ्फरपुर से वाया समस्तीपुर होते हुए आने वाली ट्रेनों को कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। नई रेलवे लाइन बन जाने से यात्री महज 1.5 घंटे में समस्तीपुर से दरभंगा पहुंच सकेंगे। दोस्तों, बिहार के कोकिला नाम से प्रख्यात मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वह 72 साल की थी। जब बिहार कोकिला शारदा सिन्हा बिहार के बक्सर को तीर्थ से भी अधिक पवित्र मानती थी। उन्होंने 13 अप्रैल 2022 को बक्सर में आयोजित अखिल भारतीय संत समागम में अपनी यादों को शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि उनके पिता बक्सर के राम रेखा घाट के पास स्थित हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने भगवान राम से जुड़े हुए बक्सर के इतिहास का जिक्र करते हुए कई भक्ति गीत प्रस्तुत किए। लोक गायक की दुनिया में खास स्थान हासिल करने वाली शारदा सिन्हा बक्सर को तीर्थ से भी अधिक पवित्र और फिर महत्वपूर्ण स्थान मानती थी। दोस्तों, नवंबर माह को 1 सप्ताह होने जा रहा है, लेकिन ठंड का कहीं अता पता नहीं है। जब मौसम हाल फिलहाल गर्म ही बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम लुका छुपी का खेल खेल रहा है। हालांकि देश के कुछ एक राज्यों में जरूर गुलाबी ठंड का एहसास अब होने लगा है। इसके साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के दक्षिणी समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दूं कि छठ महापर्व के दौरान दिल्ली, यूपी और बिहार में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि दिल्ली, यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में धुंध और हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। छठ के दौरान बिहार के कई जिलों का मौसम शुष्क रहेगा। वहीं भागलपुर, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में बादल देखने को मिल सकते हैं। दक्षिणी केरल तट के पास दक्षिण पूर्व अरब सागर पर एक चक्रवाती परिसंरक्षण बना हुआ है। चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर ऊपर है। यह दक्षिणी पूर्व अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर है। दोस्तों, स्मार्ट मीटर का सर्वर लगातार ठप होते जा रहे हैं। अगर स्मार्ट मीटर का सर्वर ठप हो जाते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, नो टेंशन इसके लिए। आपको बता दूं कि बिहार में स्मार्ट मीटर का रिचार्ज उपभोक्ता बिजली कंपनी के बिल जमा काउंटर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ बिहार की वेबसाइट और फिर सुविधा ऐप पर रिचार्ज की सुविधा बहाल है। निजी एजेंसी ऑरेंज पे से भी रिचार्ज किया जा सकता है। स्मार्ट मीटर का सर्वर ठप पड़े रहने से बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पिछले 8 दिनों से नहीं खुल रहा है, जिसके कारण रिचार्ज से लेकर के बिल देखने की बड़ी समस्या उपभोक्ताओं के बीच बनी हुई है। अधिकांश बिजली उपभोक्ता बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप से रिचार्ज करते हैं, जिसके कारण बड़ी समस्या बनी हुई है। जहां बिजली खपत की जानकारी उपभोक्ताओं को किसी ऐप पर नहीं मिल पा रही है, ऐसे में उपभोक्ता औसत बिजली खपत के अनुसार रिचार्ज कर पाते हैं। जहां आपको बता दें कि गर्मी की तुलना कुछ कम भी रिचार्ज कर सकते हैं। इस तरह रिचार्ज करने पर उपभोक्ताओं पर अचानक बिजली बिल का बोझ नहीं पड़ेगा। आसानी से अपना बिल का भुगतान उपभोक्ता कर सकेंगे। जब बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पर रिचार्ज की सुविधा कब तक बहाल होगी, इस पर बिजली कंपनी के कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। दोस्तों, बिहार के किसान अब महाराष्ट्र की तरह ही गन्ने की उन्नत खेती कर सकेंगे। इसके लिए बिहार सरकार ने पहली बार गन्ना यांत्रिकरण योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को यंत्र की खरीद पर 50 से 60% तक अनुदान दिया जाएगा। किसान समूह को 70% या फिर अधिकतम 90 लाख तक अनुदान मिलेगा। गन्ना उद्योग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में गन्ना किसान अब तक परंपरागत तरीके से खेती करते हैं। गन्ना यांत्रिकरण योजना से खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ेगा। इससे गन्ना की उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसका फायदा किसानों के साथ साथ चीनी और एथेनॉल उत्पादन में भी होगा। बीज उपचार, उसे लगाने से लेकर के खरपतवार नियंत्रण में इससे मदद मिलेगी। ये इसके अलावा खेतों को तैयार करने, गन्ने कटाई से लेकर के गन्ना जूस निकालने वाले यंत्र पर भी अनुदान दिया जाएगा। यानी कि बोने से काटने तक में यंत्र का उपयोग किया जाएगा। जहाँ गन्ना कृषि यंत्र महंगे हैं, शुगर केन हार्वेस्टर की कीमत 96 लाख रुपए, इसलिए किसान समूह और फिर चीनी मिलों को भी यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।
दोस्तों पटना से बेतिया के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। इसका निर्माण 5 पैकेज में होगा। इसके पैकेज का निर्माण NHAI की ओर से पैकेज के तहत दीघा से बकरपुर के बीच सड़क सह पुल का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय करेगा। इसमें से NHAI द्वारा बकरपुर से मानिकपुर के बीच सड़क का निर्माण शुरू है, जब वहीं पर दीघा से बकरपुर के बीच निर्माण के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। जब मानिकपुर के साहेबगंज से अरेराज और फिर अरेराज से बेतिया के बीच सड़क निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जारी कर दी गई है। इसमें 26 नवंबर तक निर्माण एजेंसियां निविदा डाल सकती है। दोस्तों बिहार के 15 जिले में हरे मटर की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जब सितंबर में बाढ़ के कारण फसल के नुकसान होने से होने वाले जिलों के लिए हरा मटर प्रोत्साहन कार्यक्रम तय कर लिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में रबी मौसम में हरा मटर उत्पादन की योजना पहली बार लागू की जा रही है। यह योजना खगड़िया, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सारण, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर और सहरसा में क्रियान्वयन होगी। यह योजना के लिए इन जिलों के किसानों को कृषि विभाग हरा मटर बीज 50% अनुदान दर पर उपलब्ध कराएगा। हरा मटर बीज प्रति किलो 170 रुपए है। इसमें 50% यानी कि 85 रुपए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के लिए 13 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्रांश 4 करोड़ 80 लाख रुपए, राज्यांश 3 करोड़ 20 लाख रुपए है। इसके साथ ही राज्य योजना से टॉप अप के रूप में 5 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है। शारदा सिन्हा के निधन से जब पूरे बिहार में शोक की लहर है। आपको बता दूं कि शारदा सिन्हा ने संगीत को कैसे अपनी दुनिया बना ली, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी सी बताएंगे। आपको बता दूं कि ये बात 1970 के दशक की है, जब बिहार के सुपौल में जन्मी शारदा सिन्हा पटना विश्वविद्यालय में साहित्य की पढ़ाई कर रही थी। बचपन से ही उनकी आंखों में संगीत के प्रति जुनून नजर आता था। अपनी मधुर आवाज से वे हर किसी का मन मोह लेती थी। इस बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनके दोस्तों ने उन्हें उनके जुनून के प्रति प्रेरित किया। जब मित्रों और फिर शुभ चिंतकों ने उस वक्त शारदा सिन्हा के पैशन को निखारने की सलाह दी। बार बार उनको इस तरीके की सलाह मिलती थी। खुद उनकी भी संगीत के प्रति रुचि ने उनको आखिरकार एक प्रसिद्ध गायिका बनने की राह दिखाता चला गया। जब साहित्य की पढ़ाई के बाद शारदा सिन्हा ने गायक के प्रति अपने जुनून को और निखारने का फैसला किया। जब उन्होंने इसके लिए दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और फिर साथ ही लोक गायिका के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। फिर क्या था, रास्ते बनते चले गए और शारदा सिन्हा आगे बढ़ती चली गई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फिल्म जगत में भी शारदा सिन्हा को पहचाने जाने लगा। दोस्तों छठ पूजा के दूसरे दिन भी पटना की हवा नहीं सुधरी है, जिसकी वजह से बिहार की राजधानी पटना की दम घोटू हवा से लोगों को अब भी राहत नहीं मिल रही है। जब आपको बता दूं कि कल पटना में AQI 200 के पार चला गया। सुबह 9 बजे पटना का AQI 278 दर्ज किया गया था। वहीं पर मंगलवार को पटना में AQI 280 दर्ज किया गया था। जब पटना से सटे आरा में भी AQI 278 दर्ज किया गया। अररिया में वायु गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज किया गया है, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। औरंगाबाद जिले में भी मध्यम स्तर की हवा है। यहाँ पर AQI 159 दर्ज किया गया है। बेगूसराय में AQI मध्यम स्तर पर रहा। यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया। बेतिया में हवा संतोषजनक स्थिति में है। यहाँ AQI 87 दर्ज किया गया है। भागलपुर में AQI 110 दर्ज किया गया है। यहाँ मध्यम श्रेणी में आता है। बिहार शरीफ में वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर की है। यहाँ AQI 146 दर्ज किया गया है। बक्सर में AQI 135 दर्ज किया गया है। पूर्णिया का AQI 139 दर्ज किया गया है। दोस्तों नीतीश सरकार बिहार में खेल और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दे रही है। बिहार में खेल का माहौल बनाने के लिए इन दिनों हर संभव प्रयास हो रही है और लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी कर रही है। इसको लेकर की योजना भी चला रही है। राज्य सरकार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और फिर स्थानीय स्तर के बिहार के खिलाड़ियों और फिर उनके कोच को सम्मानित करने के लिए हर एक साल बिहार खेल सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है। इस समारोह में खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और फिर पुरस्कार राशि दी जा रही है। इसके अलावा खेल के विकास में अहम योगदान देने वाले लोगों को भी सरकार सम्मानित कर रही है। बिहार में खेल को लेकर के युवाओं में अब क्रेज बढ़ा है। साल दर साल सरकार भी इस ओर खुल करके पैसा बहा रही है। इससे खेल में राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बिहार का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से राज्य सरकार ने सम्मान राशि बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए कर दिया है।
दोस्तों मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा के का देहांत हो चुका है। जो आपको बता दूं कि इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने उनके निधन को बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया है। लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शारदा सिन्हा के निधन पर दुख प्रकट किया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि शारदा सिन्हा का देहांत छठ के अवसर पर ही हो गया। छठ त्योहारों के गीतों में उनकी आवाज एक अलग सा माहौल बनाती थी। लालू यादव ने आगे कहा है कि शारदा सिन्हा को सारा परिवार सुनता था और फिर उनका आदर करता था। सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करे। जितने भी उनके श्रोता हैं उनको दुख सहने की शक्ति दें। लालू प्रसाद यादव ने सभी को छठ की शुभकामनाएं दी और फिर कहा कि शारदा सिन्हा का हमारे बीच नहीं रहना बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले शारदा सिन्हा को बीमारी के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां तबीयत बिगड़ने से वेंटिलेटर में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद 5 तारीख को उसकी देहांत हो गया। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई मर्म नहीं, सेवा से बढ़कर कोई कर्म नहीं, हिंसा से बढ़कर कोई अधर्म नहीं, दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं। दरअसल इसको कहने का मतलब यह है कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत छठ पूजा के पावन महापर्व पर यूथ ऑफ ठाकुरगंज संगठन द्वारा सामाजिक सेवा की भावना से प्रेरित होकर के हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों जरूरतमंद एवं असहाय छठ वृत्तियों को पूजन सामग्री का वितरण किया गया है। तो किशनगंज जिला के ठाकुरगंज के श्री राम जानकी मंदिर परिसर में आयोजित इस वितरण कार्यक्रम में 401 व्यक्तियों को सूप, नारियल, केला, गन्ना, अनार, सेब, संतरा, नाशपाती, मोमबत्ती, अगरबत्ती, आर्थिक पात सहित अन्य पूजन सामग्रियां दी गई है। वहीं पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन ठाकुरगंज थानाध्यक्ष मकसूद अशरफी ने किया है, जिन्होंने एक वृद्ध महिला व्यक्ति को पूजन सामग्री देकर के इस सेवा कार्य की शुरुआत की है। 2017 से शुरू हुए इस सेवा कार्य में यूथ ऑफ ठाकुरगंज के युवाओं का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर स्थानीय लोगों ने बताया है कि 8 वर्षों से आयोजित इस कार्यक्रम की सफलता में संगठन के सदस्यों, स्थानीय प्रशासन, पत्रकारों और फिर स्थानीय नागरिकों का अद्वितीय सहयोग रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने में यूथ ऑफ ठाकुरगंज के कर्मठ सदस्य नरेश शर्मा, अमरेश यादव, राजन सिंह, सुरेंद्र यादव, मयंक सांडियाल, अमित सिंह, वीरेंद्र ठाकुर, भास्कर कुमार और बाकी कई सारे अन्य लोग मौजूद रहे और इनकी भूमिका रही। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।